मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुनीश अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में। जी, आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आप देखिए, कोरोना वायरस जैसी बहुत बड़ी बीमारी आती है जो पूरे विश्व को परेशान करती है, और भारत के प्रधानमंत्री लगातार संबोधित भी करते हैं। उन्होंने भी 15 अगस्त के दिन कहा कि इस कोरोना काल में जिस तरह से भारत के लोगों ने उनका साथ दिया है, जिस तरह से इस महामारी को समझा है, एक भारत के प्रधानमंत्री को इतना लोग फॉलो करते हैं, समझते हैं, कैसे देखते हैं उनके व्यक्तित्व को आप? देखिए, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कोई एक आम व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है जी। ये संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन इन्होंने प्रारंभ किया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में किया। उनके अंदर एक भारत माता के प्रति आदर, सम्मान और कुछ करने की ललक बचपन से थी। जी जी। अपनी युवावस्था से जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, उसके बाद से उन्होंने प्रचारक जीवन जिया। उन्होंने भारत की जनता को बहुत नीचे से देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमेशा एक शब्द यूज किया, जिसको आज हम लोग मूल मंत्र मानते हैं, अंत्योदय जी, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जनसंघ के समय से था जी। ये नरेंद्र मोदी ने अपने बालकाल से देखा। एक गरीब परिवार से पैदा हुए व्यक्ति ने एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की समस्या को समझा, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से निकल के आए। उन्होंने इस जीवन में, जब अपने सामाजिक जीवन में वो रहे, तो उन्होंने लोगों के इस दर्द को समझा। और आज जब वो पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के जी, तो उन्होंने गुजरात में वो सारी चीजें करी जी। आज जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज देश के प्रधानमंत्री ने उन लोगों को जाके टच किया जो वास्तव में, जिनको चीजों की आवश्यकता थी, जिनको सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके कार्यकाल की वजह से, इनके कार्यकलापों की वजह से आज पूरा देश इनको फॉलो करता है जी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने अंतिम पायदान की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से जो एक नारा लेके चली थी, अंतिम पायदान की बात आपने जो कही, भारत के प्रधानमंत्री लगातार आप देखिए कि अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, गरीबों के लिए चल रही हैं, आवास की योजना चल रही, तो कैसे देखते हैं आप इसको, जो योजनाएं चल रही हैं, इनको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए प्रशांत जी, 70 सालों में देश में हम गरीबी हटाओ का नारा तो देते रहे जी, लेकिन हमने गरीबों के लिए किया क्या? हमने पंचवर्षीय योजनाएं हम लाते थे, और किसी भी पंचवर्षीय योजना का अगर आकलन कर लीजिए तो किसी ने भी अपना 30% भी लक्ष्य पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये नहीं, पंचवर्षीय योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं, हमें डायरेक्ट पहुंचना है, उन तक पहुंचना है। उसका सीधा उदाहरण देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत विजनरी नेता हैं। उन्होंने क्या किया कि देश के एक आम गरीब आदमी का जनधन खाता खुलवाया। मनरेगा या ऐसे कई सब्सिडी थी, जैसा आपको पूर्व में भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार वक्तव्य दिया था कि केंद्र अगर 1 रुपया भेजता है तो नीचे तक 10 पैसा पहुंचता है। क्यों पहुंचता था? क्योंकि उसके कमीशन कटते 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 अंतिम आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपए का 10 पैसे हो जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपए का 1 रुपया सीधे उस व्यक्ति के लिए दूंगा जो केंद्र से जिसके लिए चला है। उन्होंने जनधन योजना के माध्यम से पूरे देश में खाते खुलवाए। आज क्या है, मनरेगा की मजदूरी सीधे किसान के खाते, मजदूर के खाते में आती है जी।
किसान को जो पैसा सरकार दे रही है वो सीधे उसके खाते में आ रही, कोई बिचौलिया नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक सीधे सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचा रही है ये सरकार। ये मोदी जी का विजन था। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी एक विजनरी नेता हैं। उनका दृष्टिकोण हम सबसे कहीं अलग है। हम सब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी हम लोग ये सोच नहीं सकते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो एक आम आदमी की समस्याओं को इतनी गंभीरता से देखेगा और भारत जैसे देश में कहना नहीं होगा। अच्छा भी नहीं लगता कहना, हम लोग राजनीतिक दल से आते हैं। आज देश में भ्रष्टाचार की वजह से कोई भी योजनाएं फलीभूत नहीं होती थी, ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती थी, उसका लाभ एक गरीब आदमी को नहीं पहुंच पाता था। आज इन्होंने क्या किया, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस से आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में, मैं तो कई कार्यक्रमों में गाँव में संपर्क अभियानों में गया, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क अभियानों में मैं जाता था, लोगों के घरों में पूछता था, गरीब परिवार मैया चूल्हा जलाती थी, आज स्थिति यह है कि वो गैस में खाना बना रही है, उसको निशुल्क गैस का चूल्हा मिला है जी, गैस कनेक्शन मिल गया। आपको याद होगा एक समय था कि गैस के लिए हम लोग लंबी लंबी लाइन लगाते थे, देखा है मैंने, सही है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8 साल पहले की बात कर लीजिए आप। बिल्कुल, हाँ। 8 साल पहले गैस का चूल्हा कनेक्शन तो एक ब्लैक में मिलता था, और सिलेंडर लेने के लिए आदमी को इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी कि उसका 2 दिन पूरा उसी में खर्च हो जाता था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हम अपने तो गैस कनेक्शन ले ही रहे हैं, हमने लाखों करोड़ों कनेक्शन बांट दिए, गांव में गरीबों को निःशुल्क बांट दिए। आखिर कहीं ना कहीं चीजें वही है, सिस्टम वही है, प्रोडक्शन वही है। आखिर ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति थी जिसने ये सारी चीजें फलीभूत कर दी? आखिर कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी का विजन ही तो था कि जिन्होंने इस विजन को दूर किया। चलिए उस पे आते हैं, आवास योजना। आप गांव-गांव चले जाइए, अभी मैं भी गया कई गांवों में, लोगों को आवास योजना मिल रही है, निःशुल्क शौचालय मिल रहे हैं। क्यों नहीं हो पाया? 70 सालों में हम इन मूलभूत चीजों पे क्यों नहीं जा पाए? क्यों नरेंद्र मोदी ही सोचे? आज नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले कुछ जो विपक्षी दल हैं उंगली तो उठाते हैं, लेकिन आपने क्या किया 70 सालों में? क्या जो नरेंद्र मोदी आज योजनाओं एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजना ला सकते थे, क्या वो 70 सालों में आप नहीं ला सकते थे? जी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ अलग व्यक्तित्व के आदमी है। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक संबोधन में कहा था कि न मैं आंख झुका के बात करूंगा, मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन में मैं देखता था कि बहुत सारे बाहर के मंत्री लोग आते थे, राष्ट्रपति आते थे, तो लोग उनको हरदम ऐसे करके लेके चलते थे साथ में। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं ना आंख झुका के बात करूंगा, ना मैं उठा के बात करूंगा, मैं आंखों में आंख मिला के बात करूंगा। और जाहिर सी बात है कि आज भारत को लोग समझ रहे हैं। आप देखिए विदेशों में किस तरह से चर्चा हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक लगता है, कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर भी कि यार मैं भारत का हूँ। ठीक है, कुछ समय तक लगता था ऐसा। मैं एज ए पत्रकार, मैंने 15 सालों से मैं लगातार मैंने जिस तरह से दिल्ली में समय बिताया है अपना, तो बहुत कुछ देखा है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां आई और गई मेरे सामने। तो कैसे देखते हैं आप उनके इस संबोधन को, कैसे देखते हैं मुनीष जी? देखिए, एक चीज़ तो पूरे भारत के लोगों को गर्व होता है कि आज महाशक्तियां भारत को हल्के से नहीं ले सकती। दुनिया की कोई महाशक्ति उठा लीजिए, क्या भारत को वो हल्के से ले रही हैं? आज भारत वंशी जो विदेशों में रह रहे हैं, आज वो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भारतीय हूं। आज उनके अंदर ये प्राउड पैदा हुआ। आज पिछले 6-7 सालों में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अंदर एक गर्व का अनुभव होने लगा कि मैं भारत का हूं। नहीं, एक समय ऐसा था कि आप भारत के नाम पर एयरपोर्ट पे तलाशी में ही कपड़े उतरवा लेते थे। आज स्थिति क्या है? पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति अपने संसद में अगर प्रधानमंत्री का इतने बड़ा संबोधन कराती है और कई बार वहां के सांसद खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो ये भारत के रहने वाले एक एक देशवासी, भारतवासी का ही मस्तक नहीं ऊंचा होता है, विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का मस्तक ऊंचा हो जाता है जी। हाउडी मोदी हुआ था। आज पूरे दुनिया में किसी और नेता के लिए अमेरिका ने इस तरीके के कार्यक्रम किए क्या? और छोड़िए जी,
आज अमेरिका के चुनाव प्रचार चल रहा है, आज चुनाव प्रचार में भारत को इतनी महत्व मिल जा रही है, क्या इससे पहले कभी मिली? आज चुनाव प्रचार में मोदी का नाम लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पे। अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर चुनाव प्रचार में उतर रही है तो इससे बड़ा गर्व भारत के लोगों को नहीं हो सकता। ये गर्व का विषय है और ये गर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको प्रदान किया है। अच्छा, मनीष जी, आप एक व्यापारी भी हैं जी, और मुझे लगता है काफ़ी सालों से आप अपने व्यापार को कर रहे हैं। बिल्कुल। जीडीपी के बारे में जैसे लगातार विपक्षी जो निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं और जैसा मैंने देखा कि आप कुछ स्टॉक के बारे में भी आप बहुत कुछ समझते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि इसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि विपक्षी लगातार हमलावर हो रहे हैं, वो जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है एक आम नागरिक होने के नाते? आम नागरिक होने के अलावा मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ जी। मैंने परास्नातक अर्थशास्त्र से किया है जी। इतनी समझ रखता हूँ कि जीडीपी केवल भारत की ही नहीं नीचे गई है, इस कोरोना काल में पूरे विश्व की जीडीपी नीचे गई है जी। कौन सी महाशक्ति है जिसकी जीडीपी नीचे नहीं गई हो? भारत के साथ एक आप देखिए, मार्च से लेके 3 महीना सारे कल कारखाने बंद रहे, बिल्कुल संपूर्ण कर्फ्यू लगा रहा, बिल्कुल उद्योग बंद रहे, व्यापार बंद रहा, न जीएसटी का कलेक्शन हुआ, न गवर्नमेंट को एक्साइज मिला, न एक्सपोर्ट हुआ। ऐसे में कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जीडीपी पुराने लेवल पे स्थिर रहेगी? चलिए उसके अलावा हम एक बात करते हैं। आपको ध्यान होगा मार्च अंत में शेयर मार्केट अपने 42,000 के हाईएस्ट लेवल से 25,000 के लेवल पर आ गया था। सिर्फ एक पैनिक क्रिएट हुआ था, पूरे विश्व के जितने भी स्टॉक मार्केट थे सब धराशायी हो गए थे। जी, 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 जी। आज भारत का स्टॉक मार्केट 40,000 के लेवल पर फिर पहुंच गया। अच्छा, कहां से कैसे पहुंचा? कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी आगे फ्यूचर के लिए हम जो प्रोडक्शन उम्मीद कर रहे हैं उस हिसाब से हम जीडीपी को कंट्रोल कर लेंगे। हो सकता है कि आज जीडीपी कम है, लेकिन जीडीपी कम होने से क्या हमारी आय में कोई कमी आई? क्या किसी के सैलरी में कोई कमी आई? जब हमारा अच्छा, एक इसका भी फर्क ये होता है कि हमारी बाइंग कैपेसिटी जब बढ़ती है जी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पूरे देश के सकल उत्पाद पे पड़ता है। पिछले कोरोना काल से अब तक में आपने कितना सामान खरीदा होगा? एक आवश्यकताओं को छोड़ के बहुत जरूरी, क्या आपने कुछ ऐसी चीजें खरीदी हैं? क्या देश में पूरा ये माहौल नहीं है? देश छोड़िए, पूरे विश्व में ये माहौल नहीं है। ऐसे में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी जीडीपी भी बढ़ती रहेगी और हम कोई भी व्यापार कम होगा? व्यापार कम होने का कारण सरकार की नीतियां नहीं है। सरकार की नीतियों की वजह से जीडीपी कम हो रही होती तो एक चिंता का विषय होता जी। लेकिन एक ये महामारी की वजह से पूरे विश्व में मंदी आ गई। पूरा वैश्विक इस समय जो विश्व है ये पूरा मंदी के दौर से गुजर रहा है। हम मंदी से जितनी अच्छे से उबर सकते हैं, इससे पूर्व के उदाहरण रहे हैं जब विश्व में, आज पहली बार मंदी नहीं आई है, इससे पूर्व में कई बार मंदी आई भारत में, विश्व में आई, लेकिन भारत उस मंदी से बाहर निकल के और आगे बढ़ा है। हमारी जीडीपी अगर आज नेगेटिव है तो ये हमेशा रहने वाली नहीं है। जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि हमारे अब उत्पादन प्रारंभ हो गए हैं, अब हमारे एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हो गए। आजकल के ही पेपर में हमने कुछ पढ़ा था कि सरकार निर्यात पर कुछ अलग से विशेष पैकेज दे रही है जी। तो जब हमारे निर्यात बढ़ेंगे, हमारे उत्पादन बढ़ेंगे तो जीडीपी हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये विपक्ष का कहना कि सरकार की वजह से जीडीपी नीचे आई है, तो ये तो बेवकूफ़ी की अलावा और कुछ मैं नहीं मानता कि ये पूरे विश्व में मंदी है तो भारत कैसे अछूता रह सकता है। इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा। देखिए, मुझे जहाँ तक पता है, आपने बताया कि आप स्टूडेंट भी उसके रह चुके हैं अर्थशास्त्र के, तो मुझे लगा कि आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, मुझे बताइए कि तो क्या देखते हैं आपकी, मतलब अर्थव्यवस्था क्या आपको पटरी पे आती नजर आ रही है? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है जी, और इस बार मानसून बहुत अच्छा गया है। अभी फसलों को आने दीजिए, जीडीपी तो 2-4 पॉइंट तो केवल हमारा कृषि ही ले आएगा। उसके अलावा हमारे उत्पादन प्रारंभ हो रहे हैं। हमारी भारत की कंपनियां ग्लोबलाइज हो रही हैं। आपने अभी देखा होगा, रिलायंस विश्व के 5वें नंबर की कंपनी हो गई है जी। मुकेश अंबानी विश्व के 5वें नंबर के धनाढ्य व्यक्ति हो गए हैं जी।
मैं ये नहीं कहता कि मुकेश अंबानी धनाढ्य हो गए तो उससे पूरे भारत में उसका असर आएगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत की कंपनियां इस समय मल्टीनेशनल हो रही हैं। जो कभी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आती थी, आज भारत की कंपनियां विदेशों में जा रही हैं। हमारा सकल उत्पाद बढ़ रहा है जी। हाँ, ये कोरोना पीरियड में हमारी मांग कम हुई है तो आपूर्ति भी कम हुई है। जब आपूर्ति कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। हाँ, हमारी मांग बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी। मैं इस चीज को लेके आश्वस्त हूं कि आने वाले 1-2 साल में अगर हम कोरोना के इस महामारी से कुछ निकल जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पे आ जाएगी, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं। अच्छा मुनीष जी, देखिए इस तरह की जो विपत्ति चल रही थी, एक तरह से संपूर्ण कर्फ्यू चल रहा था 3 महीने का, और भारत के प्रधानमंत्री को जाहिर सी बात है लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसा वो एक मुखिया के तौर पे जो करते हैं। आप देखिए कि जब राम मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम था तो भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और खुद हाथ को सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नीचे जब उतरता है तो लोगों ने उसको फॉलो किया, और आप देखें तो भारत में स्थिति इतनी भयावह नहीं जितनी आप बाहर देखिए, कितने लोगों की मौतें हो गई, जबकि भारत में जो एक स्तर है वो ठीक ठाक चल रहा है। तो मुझे बताइए कि कैसे देखते हैं उनके संबोधन को, जो मतलब इतना मैंने देखा कि इतनी उनको लोग इतना मानते हैं, एक ऊर्जा की तरह उनको देखते हैं, कैसे समझते हैं आप इस बात? देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है। जनसंख्या घनत्व हमारे देश की सबसे ज्यादा है। हम उसको, अगर आज कोई कहता है कि भारत दूसरे पायदान पर आ गया, अगर नरेंद्र मोदी जी न होते, अगर उनकी नीतियां कोरोना को लेके इतनी नहीं हुई होती, इतनी प्लानिंग न हुई होती, और ये स्थिति और भयावह हो सकती थी जी। आज भारत में रिकवरी दर 75% के आसपास है, बिल्कुल, जो विश्व में लगभग सर्वाधिक देशों के बीच में आता है जी। अमेरिका जैसे इतने विकसित देश की मृत्यु दर ज्यादा है। हमारे देश में कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में सरकार ने अपनी जो इच्छा शक्ति दिखाई और जो योजनाएं बनाई, उससे कहीं ना कहीं हम कोरोना को नियंत्रण करने में सफल रहे। लेकिन हाँ, एक कमी है, हम एज ए नागरिक, मैं भाजपा नेता के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते कहता हूं, आज आप मार्केट में चले जाइए, क्या लोग मास्क लगाए मिलते हैं? नहीं। क्या लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं? क्या सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं? जितना डर जब हम 1 लाख भी नहीं पहुंचे थे, जितना हम लोगों ने सुरक्षा बरती, जितना हमने अपने आप को बचाया कोरोना से, आज हम नहीं बचा रहे हैं। आज जब कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है तो शायद हम इसके आदी होते जा रहे हैं। ये गलत है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। प्रधानमंत्री के आह्वान का असर ये जरूर रहा कि लोगों में ये जागरूकता जरूर आई कि लोगों ने मास्क का पहनना शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर कमी है, शायद हम उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई कमी नहीं, प्रधानमंत्री ने जितना संभव हो सकता था देश के लोगों को कोरोना से बचाने के उपाय भी बताए। और आज अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद ने देश को, आज लगभग घरों में हम काढ़े का उपयोग कर रहे हैं। एकदम ठीक बात। काढ़े का उपयोग करने से कहीं ना कहीं हम बच रहे हैं। एकदम हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो रही है कि कोरोना हम पर उतना असर नहीं, हम कोरोना पेशेंट हो भी सकते हैं लेकिन कोरोना हमको उतना असर नहीं करना जितना विदेशों में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आयुष मंत्रालय का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। ये प्रधानमंत्री ने शुरू से, उनके संबोधन अगर आपने सुने हो, जिस समय कोरोना पीरियड था, जब भी उनका संबोधन आता था, उन्होंने लोगों से काढ़ा, च्यवनप्राश, इन सब के उपयोग तो आयुष मंत्रालय ने पूरी लिस्ट जारी कर रखी थी, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि इससे पहले कभी आयुर्वेद पे इतना ध्यान हुआ क्या? आज अगर हम आयुर्वेद की वजह से बच रहे हैं, ज्यादातर परिवार बच रहे हैं, काढ़े की वजह से बच रहे हैं। आयुर्वेद की बात करिए, योग की बात करिए, बहुत सारी चीजें। भारत के प्रधानमंत्री जब आते हैं, योग दिवस का आयोजन कर दिया जाता है। देखिए, पूरे विश्व में योग को मनाया जाता है। तो एक विस्तृत सोच चाहिए हर चीज के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो हम भूल गए थे, 70 सालों में पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढलने लगे थे जी। हम अपनी संस्कृति भूल गए थे, हम अपने गुणों को भूल गए थे। मोदी जी ने आके कम से कम हमारे गुणों को हमसे वापस अवगत कराया। हमें हनुमान समझ के हमारी शक्ति का उन्होंने वापस ज्ञान कराया कि नहीं, देखिए हमारे देश में ही, हमारी अपनी संस्कृति में, हमारे अपने साधनों में कितनी क्षमता है कि हमें जरूरत ही नहीं है पाश्चात्य संस्कृति में। आज कम से कम गर्व से हम कहते तो हैं कि पूरा विश्व योग की तरफ देख रहा है जी। आज पूरा विश्व योग की तरफ देख रहा है, आयुर्वेद की तरफ देख रहा है जी।
आज विदेशों में आयुर्वेदिक दवाएं बहुत महंगी बिकती हैं, जो हमें घर में उपयोग में मिल जाती हैं। हल्दी घर पे है, काली मिर्च घर पे है, गिलोय घर घर में उगाता है। एकदम एकदम एकदम। तो सारी चीजें तो हमें घर पे ही मिल रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं, जो विदेशों में डॉलरों में बिक रही हैं। हम तो आज इस शक्ति को, हमारी इस शक्ति को पहचानने में तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जो हम पहचान पाए अपनी इस क्षमता को। तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं हमारे देश में भारतीयता को वापस लाया है। जी जी। चलिए मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में आए। अरे धन्यवाद। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जिस तरह से चल रहे हैं और आगे बढ़ें। नहीं, बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ। आप दीर्घायु हों, यशस्वी हों, इसी प्रकार भारत माता की सेवा करते रहें। आपने भारत को, भारत देश ने समझ के एक माता समझा है, आप अपनी माता की सेवा करते रहें, यही आपसे कामना है। चलिए, तो ये थे मुनीश अग्रवाल जो सीधे हमारे साथ में लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर S7 अपने न्यू खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे पीएम में लगातार लोगों से आपकी मुलाकात करा रहा। अभी फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए। 7 के फिर अगले कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना, पाना, बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं।